नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शादी लगभग खत्म हो चुकी थी। सभी मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे। दूल्हा भी अपनी दुल्हन के साथ एक कार में निकल चुका था। इस कार में दूल्हा दुल्हन के 2 भाई और एक ड्राइवर भी था। लेकिन शादी मंडप से ये कार अभी 40 किलोमीटर दूर ही पहुंची थी कि तभी एक दूसरी कार इस कार का रास्ता रोक लेती है। उस दूसरी कार से एक शख्स नीचे उतरता है, दुल्हन को कार से बाहर खींचता है और फिर एक एक कर पूरे 5 गोली दुल्हन को मारता है। आखिर दुल्हन को गोली क्यों मारी गई, ये वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ओम प्रकाश के परिवार के लिए ये एक बड़ी खुशी का दिन था। जिस बेटी को उन्होंने अब तक बेहद नाजों से पाला था, आज उसी की डोली उठ रही थी। ओम प्रकाश की बेटी तनिष्का की शादी आनंदपुर के रहने वाले जगदीश के बेटे मोहन के साथ हो रही थी। सारा दिन शादी की गहमागहमी में गुजर गया और फिर रात के 10:30 बजते बजते विदाई की घड़ी आ गई। तनिष्का अपने दूल्हे मोहन के साथ एक कार में बैठकर अपने गांव सांपला से ससुराल आनंदपुर के लिए रवाना हो गई। कार में दूल्हा दुल्हन के अलावा दोनों के भाई और ड्राइवर समेत कुल 5 लोग बैठे थे। लेकिन अभी करीब 40 किलोमीटर का फासला तय कर कार आनंदपुर की दहलीज पर पहुंची ही थी कि एक तेज रफ्तार इनोवा ने दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को ओवरटेक कर रुकवा लिया। और फिर जो कुछ हुआ वो बेहद डराने वाला था। इनोवा से उतरे 2 नौजवानों ने हवाई फायर करते हुए दूल्हे के ड्राइवर से उनकी कार की चाबी छीन ली और दूल्हा दुल्हन को गाड़ी से नीचे उतारकर दुल्हन तनिष्का पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। 1, 2, 3, 4, 5। तनिष्का को एक के बाद एक कुल 5 गोलियां मारी गई, जो उसके पेट, चेहरे और गर्दन समेत जिस्म के दूसरे हिस्सों में लगी और अचानक हुए इस भयानक हमले का शिकार बनकर तनिष्का वहीं जमीन पर गिर पड़ी। फायरिंग के दौरान एक हमलावर की पिस्टल एकदम से लॉक हो गई और तब दूसरे हमलावर के पिस्टल से उसने बाकी का काम पूरा किया। और जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब तनिष्का किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचेगी, तो फिर वो उसी इनोवा में सवार होकर मौका वारदात से भाग निकले, जिसमें बैठकर वो दूल्हा दुल्हन का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे थे। दुल्हन को शादी में जैसे ना यहाँ पे ले बैग है, तो उसके बाद में वो पीछे लग रहे थे उनके साथ में। लगने के बाद में फिर वो साइड में रोक के उन्होंने गोली मार दी उसके। फिर वो भगाने लगे तो उसने जो गाड़ी है नीचे कंकर फंस के वो नीचे टंकी पाट गई उसकी। पीछे आगे जाके 1 किलोमीटर आगे जाके गाड़ी खड़ी छोड़ के भाग गई। रात करीब 11:30 बजे हुई गोलीबारी की इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया, खासकर इसलिए
क्योंकि एक तो इस वारदात को बदमाशों ने बेहद बेखौफ तरीके से अंजाम दिया था और दूसरी इसलिए कि वारदात में शादी कर लौट रहे एक नए नवेले जोड़े को निशाना बनाया गया। तनिष्का को अब तक इलाज के लिए रोहतक के ही पीजीआई अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। इस मामले को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें थी। खबर मिलने पर फौरन नजदीकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। मगर दिक्कत यह थी कि गोलियों का शिकार बनी दुल्हन तनिष्का की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो पुलिस वालों को कोई बयान दे पाती, जबकि दूल्हा समेत बाकी चश्मदीद इस वारदात को लेकर बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे थे। ऊपर से पूछताछ में एक ऐसी बात निकलकर सामने आई जिसने पुलिस वालों को और भी उलझा दिया। पुलिस को बताया गया कि हमलावरों ने जाते जाते दूल्हे के भाई सुनील के गले से सोने की चेन भी छीन ली। अब सवाल यह था कि आखिर यह हमला क्यों किया गया? हमलावरों ने दुल्हन तनिष्का को ही टारगेट क्यों किया? क्या उनका इरादा लूटपाट करना था या फिर कुछ और? अगर इरादा लूटपाट का नहीं था तो फिर उन्होंने सोने की चेन क्यों लूटी? वो दुल्हन तनिष्का की जान क्यों लेना चाहते थे? तनिष्का से हमलावर लड़कों की ऐसी क्या दुश्मनी थी? करीब 11:30 बजे हमारे गांव वाले मंदिर के पास एक ब्लैक कलर की ने क्रॉस करके साढ़े आगे लगा दी गाड़ी। उसमें से 2-3 बंदूक ले हथियार साथ उतरे और फायरिंग कर दी सीधी। पहले सीधी गोली मार दी, बाद में उतारे थे वो। कम से 10-15 फायर करे होंगे। कुल मिलाकर इस मामले को लेकर पुलिस के पास कई सवाल थे और गुनहगारों तक पहुंचने के लिए इन सवालों का जवाब जानना भी बेहद जरूरी था। बहरहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश के लिए कई टीमें बनाई और मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। बेशक हमलावरों ने सोने की चेन भी लूटी थी, लेकिन हमले का तौर तरीका ये इशारा कर रहा था कि उनकी दुल्हन तनिष्का से कोई न कोई दुश्मनी जरूर थी। पुलिस की कोशिश रंग लाई और आखिरकार उन्हें एक हमलावर की पहचान पता चल गई। असल में हमलावर जिस ग्रे कलर की इनोवा कार में बैठकर इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, वो कार हमलावरों ने उसी रात सांपला के रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर विश्वनाथ से हथियारों के दम पर लूटी थी। जल्द ही चश्मदीदों से पूछताछ और दूसरे सूत्रों की मदद से पुलिस को वारदात में शामिल एक बदमाश मोहम्मद साहिल का पता चल गया। साहिल भी सांपला का ही रहने वाला एक पुराना क्रिमिनल था, जिस पर अलग अलग थानों में डकैती, चोरी, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट समेत दूसरे गुनाहों के कई मामले दर्ज थे। साहिल कुछ दिनों तक तो पुलिस को छकाने में कामयाब रहा, लेकिन आखिरकार उसे उत्तर प्रदेश के पालड़ी से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश किया है जी इसको, और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने इसका जो है पुलिस कस्टडी में रिमांड दिया है और माननीय अदालत ने मंजूर फरमा दिया है। इसका रिमांड हमें 3 दिन का मिला। इसको जो है आरोप इस पे जो है जान से मारने की नीयत से लड़की पर इसने गोली चला दिया। साहिल से पूछताछ में वही कहानी निकलकर सामने आई जिसका शक लोगों को था। साहिल तनिष्का को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती था। असल में शादी से पहले दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि साहिल तनिष्का की शादी कर लेने से इतना जल भुन जाएगा कि उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। पुलिस ने इस मामले में साहिल के साथ इस वारदात में शामिल उसके 2 नाबालिग साथियों को भी धर दबोचा है, जिन्होंने हमले की इस वारदात को अंजाम देने के लिए शादी के दौरान लगातार तनिष्का की रेकी की और जब विदाई हुई तो भी मोबाइल फोन के जरिए वो साहिल को पल पल की खबर देते रहे। और आखिरकार इन बदमाशों ने पूरे 40 किलोमीटर तक नए नवेले शादीशुदा जोड़े का पीछा किया और तनिष्का पर गोलियों की बौछार कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी साहिल को 3 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। पूछताछ में हमलावरों ने बताया है कि वो गांव इस्माइला के पास ही तनिष्का को गोली मारने की तैयारी में थे, लेकिन वहां नए नवेले जोड़े के साथ बारातियों की गाड़ियों की तादाद ज्यादा थी,
जिसकी वजह से उन्हें अपना प्लान चेंज करना पड़ा। रोहतक शहर में बारातियों की तादाद कम हो गई। इसके बाद जब वो आनंदपुर पहुंचने वाले थे, तब तक उन्होंने दूल्हे की गाड़ी को मंदिर के पास ओवरटेक करके रुकवा लिया और वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में हमलावर साहिल ने ही 5 गोलियां मारने की बात कही। उसने कहा कि उसके साथियों ने उसे पिस्टल लोड कर दी थी। साहिल ने सबसे पहले तनिष्का को 3 गोलियां मारी। वो चौथी गोली चलाने लगा तो उसकी पिस्टल लॉक हो गई। तभी उसके नाबालिग साथी ने उसे अपनी पिस्टल दे दी और उसी से साहिल ने तनिष्का को 2 और गोलियां मारी। फिलहाल डॉक्टरों ने तनिष्का का ऑपरेशन कर उसके जिस्म में पैवस्त गोलियां निकाल दी हैं, लेकिन उसकी हालत अब भी खतरे से बाहर नहीं है। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। देहरादून से आई ये कहानी अपने आप में बेहद अजीब है। एक पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पति को शक था कि उसकी पत्नी का संबंध किसी और से है और पत्नी को यह यकीन था कि उसके पति की कोई प्रेमिका है। दोनों का शक और यकीन बिल्कुल सही था और इसी के बाद एक रोज पति अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसके आशिक का कत्ल कर देता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गुमशुदगी का एक मामला दर्ज हुआ। दरअसल सेलाकुई का रहने वाला अरमान 2 दिसंबर की सुबह से ही अपने घर से गायब था। घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी और मामले की जांच शुरू की गई। छानबीन में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गुमशुदा शख्स की कॉल डिटेल समेत सभी पहलुओं की पड़ताल शुरू की और इसी कोशिश में अरमान के फोन कॉल की डिटेल में मिले एक नंबर पर पुलिस का शक गहराने लगा। दरअसल तमाम नंबरों में से ये एक नंबर संदिग्ध लग रहा था। पुलिस ने इस पर फोन किया तो पता चला कि नंबर यूपी के लखीमपुर के रहने वाले मुशीर अली का है। हैरानी की बात यह थी कि मुशीर ने फोन पर अरमान को पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब पुलिस ने मुशीर को इंटरसेप्ट किया और जैसे ही उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने न सिर्फ अरमान के कत्ल की बात कबूल कर ली, बल्कि कहा कि उसने अपनी बीवी बबली बानो का भी कत्ल कर दिया है। दरअसल मुशीर देहरादून के ही शंकरपुर में अपनी पत्नी बबली के साथ किराए पर रहता था, जबकि अरमान नाम के इस नौजवान की उसकी पत्नी बबली के साथ नजदीकियां थी। एक रोज उसने अरमान को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया और तभी से वो दोनों को सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहा था। इसी बीच उसने अपनी पत्नी की सहेली किरण साहनी से नजदीकियां बढ़ाई और दोनों ने मिलकर बबली यानी मुशीर की पत्नी की जान लेने का फैसला कर लिया। दोनों ने मिलकर फिर से बबली के आशिक अरमान की गला घोंटकर जान ली और फिर उसकी लाश रायवाला में पुल से नीचे फेंक दी। पुलिस जब अपनी जांच में आगे बढ़ी तो उसको पता चला कि जिस महिला की हत्या हुई उसके पति की भी एक प्रेमिका है, जिसके साथ मिलकर पहले उसने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद बात खुल न जाए उसके लिए उसने उसके प्रेमी की भी हत्या कर दी। पुलिस को जब जानकारी मिली और सख्ती दिखाई गई तो पता चला कि उसने लाश को हरिद्वार के समीप एक झाड़ी में फेंका हुआ था। पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया है और कानूनी प्रक्रिया में लग गई है। फिलहाल पुलिस ने कातिल जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। जिस बेवफाई ने एक शौहर को कातिल बना दिया, खुद वो शौहर भी बेवफाई में शामिल था। ये देखकर लोग हैरान हैं। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।